नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की करेंसी रुपया लगातार कमज़ोर हो रही है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की स्थिति में देखा जाए तो रुपया की स्थिति बहुत बुरी बताई जा रही है। खास करके अगर एशिया की जितने भी देश हैं उसकी प्रमुख अर्थव्यवस्था की करेंसी में देखेंगे, उसमें भी रुपया बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस तरह के संकेत मिलने लग गए हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अब गिरावट हो सकता है। जैसा कि फरवरी के महीने से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तेजी से बढ़ोतरी देखा गया। आप जानते हैं कि फेब के मंथ में तकरीबन ये 60-65 डॉलर पर बैरल के हिसाब से हुआ करता था, लेकिन युद्ध के वजह से इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुआ और वो तकरीबन 120-125 डॉलर पर बैरल तक पहुंचता चला गया। और इसके वजह से चूंकि हुआ क्या कि हम अपनी ऊर्जा जरूरत का मोर देन 85% क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो जाहिर सी बात क्या होगा कि हमारा आयात बिल बढ़ जाएगा और इन तमाम चीजों के वजह से फॉरेक्स जो हमारा है, विदेशी मुद्रा भंडार, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसकी सेहत खराब होगी। ये बातें हम सब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आप गोल्ड कम परचेज कीजिए, आप ऑयल कम खाइए, विदेशी यात्रा पे मत जाइए। तमाम तरह की ये बातें कही गई ना। इसका मुख्य ध्येय यही था कि हमारे फॉरेक्स पर बहुत बुरा असर ना पड़े, है ना। अब ये सारी बातें एक तरफ चल रही है, लेकिन जिस तरह से ये खबर निकल के आ रहा है कि अब समझौता के करीब है अमेरिका और ईरान, तो उसके बाद ये चीजें है कि फिर से क्रूड ऑयल का प्राइस जो है धीरे धीरे गिरना शुरू होगा। और क्रूड ऑयल का प्राइस गिरना शुरू होगा तो निश्चित तौर पर जो हमारी करेंसी है रुपया, उसकी स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। और ये स्थिति देखने को मिल भी रहा है पिछले कुछ दिनों से। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि ऐसा स्थिति आया कि संभव है कि रुपया 100 के पार निकल जाए, है ना, डॉलर के मुकाबले। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल अब नहीं दिख रहा है। थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन ये राहत अपने आप में करेंसी को लेकर के तो है क्रूड ऑयल की तुलना में, लेकिन अगर बॉन्ड यील्ड की बात किया जाए, वह पिछले 2 महीने के हिसाब से देखा जाए तो उसमें लगातार गिरावट ही हो रहा है। इसकी क्या वजह है, इससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम चीजों को हम विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे हर जगह ये न्यूज में आने लग गया है। अब देखिए, आपने इससे पहले 2-3 जो अर्थशास्त्री हैं उनके स्टेटमेंट को सुना पढ़ा जरूर होगा, जिसमें एक अरविंद पनगारिया जी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने यहां तक कह दिया कि 100 इज जस्ट अ नंबर। जिस तरह से हम कई बार कहते हैं एज इज अ नंबर, है ना, तो वैसा ही इन्होंने कहा कि अगर 100 तक पहुंच भी जाता है, यानी कि $1 जो है वह 100 रुपया के करीब पहुंच भी जाता है, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था को, भारतीय नीतिकार को बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ये अपने आप में नंबर रहेगा। और ये तकरीबन हम जानते हैं कि उस वक्त 97 के आसपास पहुंच चुका था। इसके अलावा अन्य भी जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने देखिए यहाँ पर क्या 100 वाट तो क्या हो गया, यानी कि अगर 100 तक पहुंच भी जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह की बातें की गई। हालांकि इसमें कुछ स्थिति अभी तक सुधार देखने को मिला है। अब जरा चलते हुए एक नजर ये डालते हैं कि रुपये के गिरावट जो हो रहे हैं उसके प्रमुख कारण क्या है। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने पहले कहा कि आयात बिल ज्यादा बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उससे प्रभाव पड़ेगा। आयात पर प्रभाव क्या क्या पड़ सकता है, देखिए, रुपया अगर कमजोर होता है तो आयात महंगा होगा। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे कि तेल होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो सकते हैं, मशीनरी हो सकता है। इनको खरीदने के लिए आपको अधिक रुपया खर्च करना पड़ेगा। यानी कि पहले जो डिवाइस समझ में ऐसे समझिए कि 5,000 रुपया में आप खरीदते थे, लेकिन रुपया कमजोर हो रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसी 5,000 वाले डिवाइस को खरीदने के लिए आपको 6,000 रुपया पे करना पड़ेगा। यानी कि सामान को खरीदने के लिए ज्यादा खर्च आपको करना पड़ सकता है। आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा जो आयातित सामान की कीमत है, अगर ये बढ़ा तो हम सब जानते हैं कि उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ना तय है, यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी। आम बोलचाल की भाषा में कहिए कि महंगाई बढ़ेगी, है ना, जिसे आप आयातित महंगाई कह सकते हैं। और इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा, जो आम उपभोक्ता है, दैनिक जीवन पर इसका असर पड़ेगा। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरत की अगर बात करें, खास करके तेल जरूरत का, तो तकरीबन 80-85% से भी अधिक कह लीजिए, यह दूसरे देशों पर निर्भर है, यानी कि आयात करता है।
और अगर रुपया कमजोर होगा तो पेट्रोल, डीजल और गैस जो है इसकी कीमत में क्या देखने को मिलेगा? बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी हुआ तो अब बताइए परिवहन लागत बढ़ जाएगा ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। और जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा तो तमाम जो वस्तु हैं उसकी महंगाई अपने आप बढ़ने लग जाएगी। ये बात है, यानी कि आयात पर प्रभाव पड़ने से क्या क्या नुकसान हो सकता है इसको समझे। अब चलिए निर्यात की भी स्थिति को देख लेते हैं। अब निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझिए। यदि यहां पर रुपया कमजोर हो रहा है तो जो निर्यातक हैं उनको डॉलर मिलेगा, तो डॉलर में मिलने वाले भुगतान को जब वो रुपया में बदलेंगे, यहां पर कन्वर्ट करेंगे, तो उनको अधिक रुपया मिलेगा। यानी कि निर्यातकों को कह सकते हैं कि रुपया अगर कमजोर है तो उनके लिए ये कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है। हालांकि कई निर्यातक जो है उत्पादन के लिए आयातित कच्चा माल, इसके अलावा जो मशीनरी, इन सब चीजों का उपयोग करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पूंजी निवेश और विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो एफडीआई है उसमें गिरावट देखने को मिलेगा और इसके वजह से जो नए कारखाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, उत्पादन क्षमता है, ये तमाम चीज या निवेश करने के लिए जो पैसा वगैरह है वो कम आएगा। तो ये इसका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा पड़ सकता है। रोजगार और विकास पर क्या असर पड़ेगा? अगर एफडीआई की कमी होगा तो इसका सीधा असर रोजगार सृजन पर पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट के कार्य सही से नहीं हो पाएंगे और अर्थव्यवस्था की जो क्षमता है उसके लिए ये बुरा हो सकता है, उसके विस्तार में बाधा उत्पन्न कर सकता है। और एफपीआई की अगर बात करेंगे तो एफपीआई यहां से ये बाहर जाने लग जाएगा। तो भारतीय शेयर बाजार जो है, बॉन्ड जो है, कहीं ना कहीं यहां पर देखेंगे तो ये अव्यवस्था उत्पन्न करेगा। कुल मिलाकर के भारत के बाजार पर जो निवेशक हैं, बाहर से आ रहे हैं, उनका भरोसा कमजोर हो जाएगा। वो भारतीय बाजार में इन्वेस्ट करने से बचेंगे और इन तमाम चीजों से क्या होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा ऋण और विदेशी मुद्रा भंडार की अगर बात करेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ बढ़ेगा, जो कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि फॉरेक्स पर कहीं ना कहीं इसका दबाव लगातार बढ़ता चला जाएगा। चालू खाता घाटा जो है वो बढ़ सकता है और इन तमाम चीजों का अगर ओवरऑल आप मूल्यांकन करेंगे तो यह निश्चित तौर पर के निकल के आएगा कि लॉन्ग टर्म में भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके सेहत के लिए बहुत बुरा हो सकता है। शॉर्ट टर्म में आपको इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा, जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा, है ना। 10 रुपये की चाय आप देख रहे होंगे, आपको 15 रुपया में मिलने लग गया होगा। चूंकि क्या हो रहा है कि गैस वगैरह के जो प्राइसेस हैं, कच्चे तेल के बढ़े हैं, तो ये हमारे पास महंगे आ रहे हैं। इस वजह से तमाम चीजें देखने को मिल रहा है। भारत का कच्चा तेल आयात पर अगर एक नजर डालें प्रमुख स्रोत के रूप में, और ये कब तक है, देखिए वित्त वर्ष 2024-25, ठीक है। कच्चे तेल का भारत आयात करता है और आयात करके क्या करेगा, हमारे पास बहुत सारे रिफाइनरीज हैं, जैसे कि आप देखेंगे बिहार के बरौनी में रिफाइनरीज है, मथुरा में रिफाइनरी है, असम में है। तो क्या करते हैं, हम रिफाइनरी में जाकर के रिफाइन करवाते हैं और फिर हम वहां से हमें चाहे वो गैस हो, तेल हो, ये सब प्राप्त हो जाता है। तो मुख्य अगर देश देखेंगे जैसे रसिया, तो यहां से हम 36% लेते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ये वित्त वर्ष 2024-25 का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चूंकि आगे चल करके टैरिफ भी लगेगा, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ इंडिया पर लग रहा है। तो यहां से रसिया से जो क्या करेंगे, हम धीरे धीरे इसके प्रोडक्शन को, या आप कह सकते हैं परचेज करना, हम इसे कम करेंगे। तो ये देखना है। इसके अलावा अमेरिका से देखेंगे तो 7%, यूएई से 9%, सऊदी अरबिया से 14%, इराक से 21%, है ना। इसके अलावा देखेंगे अदर्स 10% रख लीजिए। ईरान आपको इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान से लगातार जो है इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसके वजह से लगातार हम वहां से परचेज करना कम कर रहे हैं। अब देखिए, जब यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेगा, एनर्जी क्राइसिस भारत जैसे देशों को झेलना पड़ेगा जो विकासशील देश है, तो इन तमाम चीजों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय मान के चलेंगे। और आईएमएफ एक समय भारत के लिए कहा करता था, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, कि इस दुनिया में जो सुस्ती पकड़ लिया है, यानी कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं सूरज की रोशनी की तरह काम कर रहा है, यानी कि पूरी दुनिया को रफ्तार देने की कोशिश कर रहा है। अभी भी अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ हद तक बेहतर करते हुए नजर आ रही है। जो भविष्यवाणी किया गया है ना,
जो आईएमएफ के द्वारा, उसमें हालांकि रेटिंग्स को थोड़ा कम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको कुछ हद तक बेहतर देखने को मिलेगा। 2026 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो तमाम देशों की अर्थव्यवस्था देखेंगे, अगर वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे यानी कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था किस हिसाब से ग्रोथ करेगी, तो आईएमएफ का कहना है कि 3.3% के आसपास ये जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर देखें यानी कि 3.3% के आसपास भी है तो बढ़ोतरी मान के चला जा रहा है, हालांकि बहुत कम बढ़ोतरी है। अगर भारत के हिसाब से बात किया जाए तो ये तकरीबन 6.2% के आसपास रख सकते हैं। दशमलव के कुछ अंक में वृद्धि है, लेकिन फिर से ध्यान रखिए कि ये भारत के जिस मतलब युद्ध वगैरह शुरू होने से पहले जो कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग नहीं है। फिर भी बाकी देशों की तुलना में, बाकी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में यह बेहतर कंडीशन है। ऐसे ही कनाडा का देखेंगे, अमेरिका, तमाम देशों का देखेंगे तो उसमें आपको देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर करते हुए नजर आ रही है, बाकी की स्थिति भारत से बहुत कम है। ठीक है, रशिया वगैरह का तो आप देखेंगे वह निगेटिव जा चुका है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। अब यहां पर भारत की अपनी जो, अगर ये आईएमएफ के द्वारा भी हम चर्चा कर रहे थे, अब भारत की जीडीपी प्रोजेक्शन की अगर हम अपनी बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में हम 7.20% के हिसाब से आगे बढ़ने का अनुमान कर रहे थे। फाइनेंशियल ईयर 2025 में हमने 7.10% और ये जो वित्त वर्ष है 26 वाला, इसमें 7.7% यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा रहने वाला है। ये हम मान के चल रहे हैं, फिर से मैं कह रहा हूं ये आईएमएफ का आंकड़ा नहीं है। चलिए एक लगे हाथ यहां पर एक चीज देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इंडियन करेंसी को लेकर के हम बात करेंगे, चूंकि ये सारा टॉपिक एक दूसरे से मिला हुआ है। अगर रुपया परफॉर्म बढ़िया करेगी तो निश्चित तौर पर इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा ही, लेकिन अगर जो इंडियन करेंसी की स्थिति अगर आप देखें यहाँ, तो यहाँ पर सबसे नीचे ये इंडियन रूपी नजर आता है। जो इंडियन रूपी है एशिया के सबसे खराब परफॉर्म करने वाली मेजर करेंसी में 2026 में निकल करके आई है। अगर देखिए मलेशिया, चाइना, सिंगापुर ये सब आगे है, भारत की जो रुपया है वो सबसे नीचे यहां पर देखने को मिलेगा और ये नेगेटिव में है, यहां पर तकरीबन 6 से -6 पॉइंट समथिंग है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एक तो ऋणात्मक और ऊपर से 6.5% से गिरावट देखने को मिल रहा है, 6.5% के आसपास इंडियन रुपीज में। यानी कि एशिया के जितनी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था है, भारत की रुपया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी में से है। अगर यहां पर देखेंगे जर्नी जो रुपया का है डॉलर के अगेंस्ट समझने की कोशिश करेंगे तो जरा यहां से देखना शुरू कीजिए। यहां आपको दिखेगा कि ये कितने रुपीस तक गया है ना, और ईयर यहां पर देखेगा। ठीक है, तो अब चलिए यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आजादी से शुरू करते हैं, यानी कि जब भारत आजाद हो रहा है 1947 में, ये 1947 का है, आपको दिख ना रहा हो। इस बस अगर देखेंगे तो $1 जो है वो 4 रुपया के करीब है। आगे जब बढ़ेंगे 47 से तो तकरीबन ये आपको ना दिख रहा होगा, ये 1983 है। 1983 का समय बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, खेल जगत के वजह से, चूंकि हमने 1983 में पहली बार क्रिकेट मेंस का वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव साहब की कप्तानी में, आपको ध्यान होगा, तो ऐसे याद रखिएगा। उस वक्त अगर देखा जाए $1 10 रुपया के बराबर हुआ करता था। 1991 और बहुत महत्वपूर्ण है, 20 रुपया के बराबर $1 हुआ करता था। 91 के आसपास जानते हैं यहां से आर्थिक मंदी हमें पकड़ने लग गया था, और यहीं से आगे चल करके मामला निकलता है किसका, एलपीजी का, है ना। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, जो एक तरह से बंद अर्थव्यवस्था हम बना करके रखे हुए थे। हमें डर था कि फिर से कोई एक ब्रिटेन वाला या यूरोपियन कोई आएगा, विदेशी आएगा और हम पर कब्जा कर लेगा। उस मानसिकता से हम यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। फिर 93 में देखेंगे 30, फिर 98 में देखेंगे कि 40। ये समय अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो काफ़ी उथल पुथल का समय रहा। राजनीतिक अस्थिरता देश में देखने को नहीं मिल रहा है। 90 के दशक में कई बार प्रधानमंत्री बदलते हुए नजर आए, उसका असर यहाँ पर पड़ा, तेजी से ये भागता हुआ निकला है। इसके अलावा 2012 तक में देखेंगे तो ये तकरीबन 50 रुपया के आसपास गया, और फिर ये आगे बढ़ते हुए आज की अगर 2025 की अगर बात करेंगे तो वह 90 तक, और 26 की अगर स्थिति आप जानते हैं तो 97 तक चला गया था,
और अभी गिर करके तकरीबन 94 के आसपास जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 94 के आसपास रहा है। तो ये अगर मार्च के महीने, मार्च 2026 की कंडीशन देखने की कोशिश करेंगे तो किस तरह से रुपया की कंडीशन हुआ है डॉलर के अगेंस्ट, ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यानी कि लगातार देखेंगे, जो वही बात की जा रही है कि किस तरह से परफॉर्मेंस करेंसी के तौर पर अगर रुपीस का देखा जाए तो वो बहुत अच्छा वाकई नहीं रहा है। अगर इन्हीं तमाम चीज़ों का असर शेयर मार्केट पर देखने को मिलेगा तो भारतीय शेयर मार्केट की स्थिति आपको ग्लोबल मार्केट्स में 7th पॉइंट पर जाकर के पहुंचा है। यानी कि पहले की तुलना में हम नीचे चले गए शेयर बाजार में। देखिए पिछले 3-4 साल अगर भारतीय शेयर मार्केट की आप स्टडी करेंगे तो इंडिया के शेयर मार्केट बहुत बेहतर करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रंप साहब अपने दूसरे कार्यकाल में एंट्री मारते हैं, एक तो रसिया और यूक्रेन वाला विवाद, उसके बाद हमास और इजराइल का इशू, और फिर ट्रंप का दूसरा कार्यकाल, टैरिफ लगना भारत पर 25% पहले रेसिप्रोकल टैरिफ रखना, फिर एक्स्ट्रा 25% रसिया से ऑयल परचेज करने को लगना, और उसके बाद ये युद्ध, तमाम वजहों से ऐसा होता है कि भारत की शेयर मार्केट बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। इसके अलावा इसके साथ ही हमने क्या देखा, हम अर्थव्यवस्था में 4थे नंबर पर पहुंच चुके थे, है ना। यानी कि हमसे ऊपर 3 ही देश था। पहले नंबर पर यूएसए था, दूसरे नंबर पर चाइना, और तीसरे नंबर पर साथियों कौन सा देश था, वो था जर्मनी। ये 3 था, और चौथे नंबर पर इंडिया पहुंच चुका था, है ना, क्योंकि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन अब मामला क्या हुआ कि हमारी इंडियन इकोनॉमी भी जो है वहां से सीधे फिसल गई, और सीधे फिसल करके फिर से हम कहां पर आ गए, हम 6ठे नंबर पर पहुंच गए हैं। यानी कि हमसे आगे फिर से यहां पर जापान और यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी निकलते हुए नजर आई है। ये आईएमएफ का यहां पर रिपोर्ट है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, जो चौथे पर हुआ करती थी, 6ठे पर पहुंच गई है। ये हमारे लिए एक बड़ी खबर है। हालांकि 2027 कुछ विशेषज्ञ का कहना है, कुछ रेटिंग एजेंसी का कहना है कि 2030 तक फिर से इस स्थिति में हम आ जाएंगे कि फिर से हम आप कह सकते हैं कि तीसरे नंबर तक जा सकते हैं। तीसरे नंबर कहने का तात्पर्य है कि हम अमेरिका, चाइना के बाद हम पहुंच जाए, इंडिया पहुंच जाए, जर्मनी भी हमसे पीछे चले जाए। लेकिन ये सारी बातें फिलहाल तो संभावनाएं हैं, और इन तमाम चीजों के पीछे एक बड़ी वजह क्या है, क्रूड ऑयल के प्राइस का बढ़ना। इसीलिए भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि वह कैसे भी करके ऊर्जा आत्मनिर्भरता को हासिल कर ले, क्योंकि अगर वो ऊर्जा आत्मनिर्भरता को हासिल नहीं करता है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस के बढ़ते ही रहेंगे, दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ेगा, और उसका बुरा असर समय समय पर जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है। अब जरा सोचिए ना, युद्ध कहाँ हो रहा है, मिडिल ईस्ट में। किन के बीच हो रहा है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में। और किसकी अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभाव झेलना पड़ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो ये समझने की बात है। इसीलिए हमें आत्मनिर्भरता चाहिए, और इन तमाम चीजों की वजह से यह भी देखने को मिल रहा है कि इंडियन 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वह गिरता हुआ नजर आ रहा है। और एक बात इसमें यह भी है कि एफपीआई टैक्स रिलीफ हम दे रहे हैं, यह भी एक वजह यहां पर बताई जा रही है। अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर यील्ड राइज क्या होगा, वह बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट अगर गिरता है तो यहां पर यील्ड जो होगा वो फॉल होगा। यह भी एक कंडीशन यहां पर बताया गया है। 10 ईयर का अगर यील्ड डाउन देखेंगे तो ये 6.54% रहा है, और ये ग्राफ आपको ये चीजें दिखाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलिए ये आपको यहाँ पर कंडीशन 2025 का देखने को मिलेगा। तो दिसंबर 2024 से लेकर के और दिसंबर 2025 तक का ये ग्राफ यहाँ पर देखने को मिला है, जो यहाँ पर लास्ट प्राइस आप देख सकते हैं। अब देखिए इन तमाम चीजों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का के शेप्ड रिकवरी की बात जो की जा रही है ना, ये देखने को मिल रहा है। 2 चीज है, एक है के शेप्ड ग्रोथ। हो क्या रहा है कि देखिए जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट में के देखेंगे, ये हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि रिकवरी की बात की जा रही है। एक क्या है कि जो अमीर होते जा रहे हैं वो अमीर ही होते जा रहे हैं, जो गरीब होते जा रहे हैं वो और भी गरीब होते जा रहे हैं। हालांकि रिकवरी की बात की जा रही है, कोविड के बाद कुछ हद तक इसमें रिकवरी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अमीरों और गरीबों के बीच बहुत बड़ी खाई है। यानी कि कुल मिलाकर के ये खाई किस बात के तरफ इशारा करता है, आय और समानता की तरफ। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आय असमानता है।
अमीरों और गरीबों के बीच बहुत बड़ी खाई हो चुकी है और खास करके कोरोना के वजह से इसमें और अधिक बढ़ावा देखने को मिला। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कहा जाता है कि इंडिया का जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जॉबलेस ग्रोथ है, यानी कि यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है ना, इसलिए जॉबलेस ग्रोथ का तगमा मिलता है। और उसके अंतर्गत कहा गया है कि एक साल में जितने भी लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं भारत में, उसमें से केवल 7% ग्रेजुएट युवा ऐसे हैं जिनको परमानेंट नौकरी मिल पा रहा है। और कुल मिलाकर के देखेंगे ये एक शब्द चला है क्वालिफिकेशन इन्फ्लेशन, यानी कि डिग्री तो बड़ी बड़ी है लेकिन उस डिग्री के बिहाव पर उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है। और लूमिंग 2030 डेडलाइन कहा जा रहा है, यानी कि 2030 के बाद भारत के पास जो एडवांटेज है वर्किंग एज पॉपुलेशन का वो तेजी से गिरेगा। अभी हमारे लिए देखेंगे ये युवाओं का देश है, लेकिन 2030 के बाद ये गिरेगा, यानी कि कार्यशील जनसंख्या जो है, कार्यशील जनसंख्या बोले तो 15 से 59 साल के एज ग्रुप वाले होते हैं, ये यहां पर 2030 के बाद तेजी से गिरता हुआ नजर आएगा। तो आप जो सोचिए कि कार्यशील जनसंख्या हमारे पास जब सबसे अधिक है तब भी हम इसका एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं, तो 2030 के बाद तो क्राइसिस और ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर के कुछ सॉल्यूशन भी कहा गया है कि आने वाले समय में किस तरह से हम प्रोडक्टिव वे में कार्य कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अधिक जरूरत क्या है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करें, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत किया गया है कि बहुत सारे लेवल पर आप देखेंगे एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने की बात की गई है। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम पढ़ाई की बात की गई है, लैंग्वेज को लेकर के चर्चा किया गया है कि स्थानीय भाषा में पढ़ाई वगैरह हो। इसके अलावा यह किया गया है कि जो लेबर है इंसेंटिव सेक्टर्स में, तो इन पर काम किया जाए, लेबर को स्किल्ड किया जाए, इंटर्नशिप करवाए जाए जो स्टूडेंट्स वगैरह है, ताकि आने वाले समय में जो हमारे एजुकेशन और मार्केट जो बाजार है उसके बीच खाई बन गया है वो खाई को पाट दिया जाए। क्योंकि मार्केट की जो डिमांड है, देखिए पूरी इकोनॉमी जो चलता है ना वो दो ही शब्द पर चलता है, और वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। अब मार्केट में अगर मान लीजिए आज के समय में डिमांड है कि एआई इंजीनियर्स की, और यहां हम प्रोड्यूस कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियर को, तो बताइए ये जो बीटेक ग्रेजुएट होगा उसको नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा? जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा, क्योंकि डिमांड एआई का है। तो यही बात है कि जो डिमांड है मार्केट का वही सप्लाई होना चाहिए। यहां से चीजें सीखे, मार्केट की जरूरत क्या है वो इधर पढ़ाएं और इधर वो ट्रेनिंग लेकर के फिर मार्केट जाएं, तभी जाकर के ये गैप फुलफिल हो सकता है। इस बात पर गौर किया जा रहा है। अब एक स्टेटमेंट के साथ इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे। अभिजीत बनर्जी कौन है? एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, भारतीय मूल के रहने वाले हैं, नोबेल प्राइज इनको मिला, और इन्होंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया जिसके बाद बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई, भारतीय अर्थव्यवस्था की कलई खुल गई। और इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि दरअसल भारत में जो व्यक्ति रह रहा है और जिसकी आमदनी 30,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक है, यानी कि महीने का कोई व्यक्ति 30,000 से लेकर के 2 लाख तक कमा रहा है, ये सब मिडिल क्लास में आ रहे हैं। सोच के देखिएगा, यानी कि 30,000 से नीचे जो कमा रहे हैं वो मिडिल क्लास भी नहीं है इस देश में, ठीक है। और 2 लाख तक जो कमा रहे हैं, इससे अगर कमाए तो ठीक है, 2 लाख तक कमाए तो आप मिडिल क्लास में हैं। अब आप एक बात सोच के देखिए कि आज की तारीख में 30,000 से 2 लाख तक में आपको क्या लगता है भारत की कितनी जनसंख्या समा जाएगी? लगभग आप कह सकते हैं 99.99% पॉपुलेशन, है ना, क्योंकि या तो 30 से नीचे ही बहुत सारे लोग हैं और नहीं तो 30 के आसपास 50, 60, 70, 80, 1 लाख बहुत हो जाता है। उसके बाद बहुत कम पॉपुलेशन है जिसकी सैलरी इससे ज्यादा हो। 2 लाख तो बहुत ज्यादा ही हो गया, बहुत बिरले लोग हैं, दशमलव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी या जिनकी आमदनी 2 लाख तक है। अब समझ रहे हैं, यानी कि ये पूरे तरह से मिडिल क्लास में आते हैं। ये बात इन्होंने कहा है और इस बात को लेकर के डिबेट चल पड़ा है, और ये इस और इशारा करता है कि किस तरह से भारत में इन्फ्लेशन है, किस तरह से भारत की जो मार्केट है उसमें लेबर को सही पैसे नहीं दिए जा रहे, यानी कि काम के बदले सही रिटर्न उनको नहीं मिल पा रहा है। भारत के जॉब सेक्टर की बात की जा रही है। यहां पर एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि समय के साथ निश्चित तौर पर
कागजों पर भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर करते हुए नजर आ रही है, लेकिन जब धरातल की बात करते हैं, जब लोगों से रूबरू हुआ जाता है, जब युवाओं के तरफ देखा जाता है कि अगर स्वीपर की वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए पीएचडी और बीटेक ग्रेजुएट भी अप्लाई करते हैं, तब जाकर के निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि एक चिंता की लकीर हमारे सर पर आ जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर फिर प्रश्न खड़ा होता है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।